नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। शाम होते ही उठा पटक का दौर भी लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा ने 67 उम्मीदवारों की पहली सूची कल ही जारी कर दी थी। लेकिन साउथ हरियाणा से लेकर उत्तरी हरियाणा, पूर्वी हरियाणा, पश्चिमी हरियाणा, हर जगह अलग अलग नेता, कोई किसी दूसरी पार्टी में जा रहा है तो कोई खुद से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता है। बड़े बड़े नाम कविता जैन, लक्ष्मण नापा, करणदेव कंबोज, साथ ही साथ सुभाष चंद्र, इसके अलावा भी कई नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले 4 सीट करनाल जिले की, करनाल से जगमोहन आनंद, इंद्री से रामकुमार कश्यप, घरोंडा से हरविंदर कल्याण और नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीरपंथी। कितनी मजबूती चारों उम्मीदवारों पर, कैसे देखते हैं? मैं पहले तो हरियाणा की स्थिति पर कह दूं, जब से टिकट डिक्लेयर हुई हैं बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। शुरू करें तो बड़े आदमी की बात है, सावित्री जिंदल, उसने कहा मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगी। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि मैं भी इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। कर्ण कंबोज ने भी कहा मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। अभी कविता जैन का पता नहीं, जो मंत्री थी पहले, और कोई इंडिपेंडेंट खड़ी होंगी, लेकिन बगावती तेवर उसके हमने देखे। इसी तरह वो जो पंडित जी, लेकिन टिकट तो एक को मिलेगा ना, सभी को टिकट थोड़ा ना दे देंगे ना। सबको टिकट नहीं देंगे, लेकिन जो बगावती तेवर हैं वो पूरे हरियाणा में जब चल रहे हैं तो वो करनाल पर भी असर पड़ेगा उसका। ये कहना मेरा मतलब। तो करनाल की जो 4 सीटें, सबसे पहले करनाल की बात करें, जगमोहन आनंद कितने मजबूत उम्मीदवार बीजेपी के? भाई बीजेपी ने तो उनको अपना मजबूत उम्मीदवार बनकर चुना होगा, लेकिन वो लगता ही है कहीं कसर रहेगी। कसर रह गई, ऐसा कहना है केवी पंडित जी का। आप क्या समझते हैं? 4 उम्मीदवारों की बात करेंगे। सबसे पहले जगमोहन आनंद की, कितने मजबूत उम्मीदवार करनाल विधानसभा से जगमोहन आनंद? ये बात तो मैं कहूँ, इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से करनाल की जनता सोशल मीडिया पर इस बात को कह रही है, और साथ ही साथ भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात को कह रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि भाजपा की एक बैठक थी करण कमल में, वहाँ कितने लोग पहुँचे और किस तरह के लोग पहुँचे। वहाँ एक तरह से सूनापन था, एक तरह से आप कहिए कि जो बड़े नामचीन चेहरे थे, कई पार्षद थे, वो गायब थे। तो ये एक बड़ा सवाल छोड़ देती हैं कि वो कितने मजबूत हैं। हम नहीं कह रहे कि भाजपा ने तो मजबूत ही समझ के टिकट दिया होगा, भाई अपना बेहतर कैंडिडेट दिया होगा, सर्वश्रेष्ठ उतारा होगा, लेकिन ग्राउंड पर ऐसा लगता नहीं है। एक चीज गांधी जी जो मैं जानना चाहता हूं कि टिकट तो एक ही उम्मीदवार को मिलेगी ना, टिकट किसी और को तो नहीं मिलेगी? टिकट बिल्कुल किसी एक को मिलेगी, लेकिन आपने पूछा कितने मजबूत। देखिए, जब आप मजबूती की बात कर रहे हैं, भाई ये अंबुजा सीमेंट है या एसीसी सीमेंट है, ये कौन सा सीमेंट है या फिर ये चूना है, ये डिसाइड जनता करेगी 5 तारीख को। भाई ये अंबुजा 8 को पेटियां खुलेंगी, तब पता लगेगा कि भाजपा ने वो अंबुजा सीमेंट करनाल में भेजा था कि कोई चूने का, या वो एक होता ना जिससे पीओपी या पीओपी का कट्टा भेजा था। ये तो तय होगा 8 तारीख को। संदीप साहिल जी, आप किस तरीके से देखते हैं जगमोहन आनंद को जो टिकट मिली है, वो कितने मजबूत कैंडिडेट हैं भाजपा के करनाल से? देखिए, मैं एक बात आपको विशेष रूप से कह देना चाहता हूं कि जब पार्टी को निर्णय करती है तो बहुत सोच समझ के करती है, और पार्टी के निर्णय पे तो देखो सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन जनता ही तय करती है कि कौन आदमी कितना सक्षम है, उनका कितना विरोध है, उसके कौन है। पार्टी में आने जाने का सिलसिला, जैसे आज भागम दौड़ मची हुई है पूरे हरियाणा में, पार्टी में आने जाने का सिलसिला सबका जारी रहता है। और कांग्रेस में भी जब ये टिकट बढ़ जाएंगे, अभी थोड़ी देर में थोड़ा पता चल जाएगा, तो उसमें भी भागम दौड़ की स्थिति रहेगी। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जनता और सोशल मीडिया ये तय कर रहे हैं कि कौन आगे है कौन पीछे है, और समय जब 8 अक्टूबर आएगा या समय आएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन अपनी तरफ से मुझे लगता है कि जगमोहन आनंद पूरा जोर लगाएंगे। जोर हर नेता लगाएगा, लेकिन जीत किसकी होगी वो 8 को पता चलेगा। हरविंदर कल्याण घरोंडा विधानसभा 2 बार लगातार विधायक बने, उनकी छवि, उसी पर टिकट मिला। कितने मजबूत उम्मीदवार? मुझे लगता है घरोंडा में वो 1 नंबर के उम्मीदवार हैं,
क्योंकि उनके बारे में 3 राय बड़ी निश्चित हैं। एक तो विनम्र स्वभाव के हैं, एक मिलनसार हैं, एक ईमानदारी की उनके प्रति कोई शिकायत नहीं, एक इलाके में काम में समर्पित रहे वो, तो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन ये देखने की बात है कि जनता में प्रचार कितना होता है और विरोधी कौन आता है, कांग्रेस में किस तरह का आता है। इस बार जो है माहौल कांग्रेस के फेवर में नज़र आता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है इस पर हरविंदर कल्याण जी ने भी विचार करना चाहिए और लगातार जनता के बीच संपर्क रखना चाहिए। अब जनता का मूड कैसा है, अगर वो सावधानी नहीं बरतेंगे तो वो उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। गांधी जी, क्या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी? बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन वो जैसे पंडित जी ने कहा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये ध्यान रखना होगा कि चुनाव के बीच में, क्योंकि अभी दूसरी तरफ से कोई आया नहीं है, जब कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर होगी तो ये चीज़ें और साफ होंगी। क्योंकि वो भी देखिए रस्सा होता है ना, जब रस्सा उधर से भी खींचा जा रहा है और रस्सा इधर से भी बराबर की जब रस्सा खींचा जा रहा है, रस्सा कशी होगी, तो हो सकता है कि वो हरविंदर कल्याण के कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश करें। फिर हरविंदर कल्याण हो सकता है, अगर कैंडिडेट ऐसा आ गया कि हरविंदर कल्याण उनके खेमे से कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश करें। ये कौन किस पर हावी पड़ता है, जो चुनाव होता है ये तब पता लगता है जब सामने मुकाबले में कोई उतर जाता है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो वो कैंडिडेट है उन्हें मेरिट के आधार पर टिकट मिला है, उनसे उपयुक्त कैंडिडेट भाजपा के पास हो नहीं सकता था। मेरिट के आधार पर टिकट मिला है। कितने मजबूत उम्मीदवार? हरविंदर कल्याण 2 बार के विधायक। देखिए, मजबूती तो ज़बरदस्त है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि मजबूत हैं वो, और 2 बार मेहनत भी बहुत अच्छी की है। लेकिन अब की बार सबसे बड़े हमें लगता है कि जो दूसरा कैंडिडेट आएगा, दूसरे कैंडिडेट पे बहुत निर्भर करता है। और ये भी निर्भर करता है कि जनता का जो रुख है, जनता में जो काम किया हुआ है, जनता पहले तो नरेंद्र मोदी के नाम पे था, भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा, फिर मनोहर लाल आए, अब जो है इंडिपेंडेंट चुनाव है, मतलब कि कैंडिडेट पे चुनाव है, और कैंडिडेट के रूप में मुझे लगता है कि हरविंदर कल्याण सक्षम है। हरविंदर कल्याण सक्षम है, मेरिट के आधार पर टिकट मिला है। और भगवान दास कबीरपंथी तीसरे उम्मीदवार जो नीलोखेड़ी से चुने गए हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? देखो, कबीरपंथी वैसे तो सज्जन आदमी हैं, लेकिन पिछली बार चुनाव में क्यों हारे थे इस पे विचार करना पड़ेगा पहले हमको। उसमें जब हारे थे तो वो अपने किए हुए कार्यों को समझा नहीं सके थे पब्लिक को, और अब उनको सरकार में रहते हुए कितने काम करवाए हैं। क्योंकि इस समय उनके साथ पहली दिक्कत ये थी कि इंडिपेंडेंट आदमी सरकार के साथ मिल गया था, और गोंदर ने क्या काम किए वो दावा करेगा, किस पार्टी से आता है वो, उसके कांग्रेस से आने की संभावना है, और ये अपने काम के दावा करेंगे तो पब्लिक के बीच ये एक संशय की स्थिति रहेगी, काम किसने किया और जनता से कौन जुड़ा रहा, वो दोनों बात पे हार जीत का फैसला होगा। 3 तारीख को जब रैली थी तरावड़ी के अंदर, हम वहां गए, उनसे हमने सवाल भी किया कि क्या आप देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ के मौजूदा विधायक है वो दबाव नहीं बना पाए सरकार पर, इसलिए काम नहीं हुआ। क्या ये जवाब उनका सही था? हालांकि तब तक टिकटों की घोषणा नहीं हुई थी। देखिए, जो भी पॉलिटिकल आदमी होता है ना, अपने तरीके से अपने हिसाब से बयान देता है। लेकिन जहाँ तक बात आपने की कि कितने मजबूत रहेंगे भगवान दास कबीरपंथी, इससे बड़ा चेहरा उनके पास भाजपा के पास था ही नहीं। लेकिन गांधी जी, फेरिस्त तो लंबी थी। नहीं, कोई फेरिस्त लंबी नहीं थी। बाहर से आकर के आप चुनाव के दिनों में आके टिकटें मांगो तो अलग बात है, क्योंकि वहाँ किसी की वर्किंग थी नहीं, कबीरपंथी के अलावा किसी की वर्किंग थी नहीं, और भाजपा ने सेकंड क्लास तैयार की ही नहीं वहाँ पे, और ना कोशिश की गई। भाजपा देखिए 24 घंटे चुनाव में जरूर रहती है, लेकिन वो भी एक ढर्रे पर चलने वाले लोग हैं कि कबीरपंथी हैं, तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। और पीछे आप पंडित जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि वो पहला चुनाव जीते तो सज्जनता की वजह से जीत गए, कबीरपंथी अच्छा आदमी है, टिकट दे दो। इससे वो चौथा चुनाव था शायद, इससे पहले वो हजका की टिकट पर चुनाव लड़े थे, वो चौथा चुनाव था उनका। तो एक बार जनता कहती है भी मौका दे के देख लेते हैं। जब जनता ने मौका दे के देखा तो शायद जनता की उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतरे, इसलिए अगली बार जनता ने उन्हें घर बिठा दिया, हरा दिया चुनाव। उसकी वजह थी उनके साथ भी कुछ चीज़ें इफ एंड बट लगी हुई थी, उनके कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसका हम जिक्र यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो कमियां थी बहुत सारी, उनके परिवार को लेकर के बहुत सारी चीज़ें सुर्खियों में रही, वो उन्हें खराब कर गई। और चाहे भाई भतीजावाद कह लो, चाहे बाप बेटा कह लो, जो मर्जी कह लो आप। क्या वो उन कमियों को सुधार पाएंगे संदीप जी?
देखिए ये बात तो देखो भगवान दास कबीरपंथी बता पाएंगे कि वो उन कमियों को सुधार पाएंगे और कि नहीं सुधारेंगे तो फिर से जनता नहीं, नकार देगी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जनता का जो सबसे बड़ा तरीका होता है देखने का, वो दो तरीके होते हैं। वो कर्म पे बड़ा यकीन करती है कि काम क्या हो रहा है, काम ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ। जैसे कि पंडित जी ने कहा था कि पहले वो गोंदर जी ये दावा करते रहे कि उन्होंने काम कराया क्योंकि वो उसमें थे, वो उन्होंने पार्टी के साथ समर्थन था, सरकार के साथ, सरकार के साथ समर्थन आ गया था। और ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि अब जो उनको टिकट मिला है, वो टिकट उन पे विश्वास जताया गया है, वो खरा उतरते हैं या नहीं उतरते ये तो अब जनता बताएगी। लेकिन पार्टी की टिकट का उनको लाभ जरूर मिलेगा, भाजपा की टिकट, क्योंकि कांग्रेस में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं और कांग्रेस ही आपस में टांग खींचेगी। अगर मान लो वहाँ पे अगर टांग खिंचाई चलती रही कांग्रेस की, तो बीजेपी के भगवान दास कबीरपंथी को जरूर लाभ मिलेगा। अगर जी इसमें मैं बीच में इंटरवीन करना चाहूंगा कि वहां पर मीना चौहान भी टिकट की रेस में थी, पिछली बार भी रेस में थी, ग्राउंड पे खूब काम किया उन्होंने, लेकिन वो बहुत निराश हताश हैं और उनका भी एक खेमा है, उनका भी एक बड़ा ग्रुप है, वो भी डेंट पहुंचा सकता है। इस बात को नजरअंदाज, सुभाष चंद्र भी तो नाराज चल रहे हैं। देखिए उनकी तो नाराज तो सारे ही चल रहे हैं, ये नाराजगी नेताओं की तो रहती है टिकट में, लेकिन सवाल ये है कि जनता कितनी नाराज चल रही है। देखिए बड़ी बात होती है कि प्रदेश में, सूबे में सरकार किसकी बनने जा रही है। अगर सूबे में भाजपा की सरकार बनने की लहर होती है तो फिर तो हिमांशु, पंडित जी, मैं, साहिल जी, किसी को भी उतार देते, हालांकि रिजर्व सीट है, लेकिन कहीं से किसी को भी उतार दो तो काम चल जाता है। जैसे संजय भाटिया करनाल से आके बन गए, मनोहर लाल जी आके करनाल से बन गए, जैसे कोई कहीं से बन गया, कोई कहीं से बन गया। भाजपा की तो ये पॉलिसी है ना कि उस शहर के आदमी को बनाओ ही ना, क्यों फिर वापस बुला लेंगे, ठीक है, वहां टिकेगा ही नहीं, उसकी एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहेगी कि जो है ही नहीं वहां पे, जो दिख ही नहीं रहा, उसको लोग गालियां ही देंगे। 3 कैंडिडेट की हमने बात कर ली है, अब चौथे कैंडिडेट की बात करते हैं, राम कुमार कश्यप, जिन्हें एक बार फिर से मौका मिला है। हालांकि वहां पर चर्चा कर्णदेव कंबोज की भी थी, उनकी चर्चा रादौर से भी थी, लेकिन बाजी मार गए हैं राम कुमार कश्यप। क्या मजबूत है आपको लगता है राम कुमार कश्यप? एज फैक्टर भी आ रहा होगा बीच में। राम कुमार कश्यप का एज फैक्टर भी है, लेकिन ये महसूस होता है जब मैं इंद्री गया, अब वहाँ लगता कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया और वहाँ की जनता संतुष्ट नहीं थी, और ये लगता था करण कंबोज को टिकट मिलेगी, और करण कंबोज भी पूरे उत्साह से लगे हुए थे। लेकिन इंद्री से ज्यादा वो जो दौरे कर रहे थे वो रादौर के कर रहे थे, लेकिन उन्होंने टिकट चाहते थे 2 जगह से, या तो इंद्री से मिल जाए या फिर रादौर से मिल जाए। दोनों तरफ से संपर्क में थे वो, और उनकी टिकट कटी, उन्होंने बगावत कर दी। बगावत कर दी थी। ये बगावत इसके भले में नहीं हुई है राम कुमार कश्यप के, इनको इसका नुकसान हो सकता है पॉलिटिकली, क्योंकि जब वो इंडिपेंडेंट खड़े होंगे तो इनकी इंद्री में, वो तो पहली बार वो मंत्री रहे हैं, काम किया बहुत, तो उनके काम करने के सलीके पर असर पड़ेगा, और काम करने का राम कश्यप को, और जनता जो नाराज है उसके काम ढीलेपन से, वो उनको नुकसानदेह हो सकता है। क्या राम कुमार कश्यप के कामकाज से पब्लिक नाराज है, आपको लगता है ऐसा? देखिए राम कुमार कश्यप ना बहुत ज्यादा पॉलिटिकल आदमी नहीं है, उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया, वो होती है ना किस्मत, मत्थे पे कोई लिखवा के आता है। राज्यसभा सांसद भी रहे, तो मत्थे पे लिखवा, राज्यसभा सांसद चुनाव, जो राज्यसभा सांसद होते हैं वो पब्लिक में तो जाता नहीं है, उसकी तो कोई मेहनत नहीं करता ग्राउंड पे, ये तो ग्राउंड किस्मत से ही बनता है, वो किस्मत से बनता है। चौटाला साहब ने टिकट दे दी तो वो बन गए, लेकिन अब ग्राउंड पे आके पसीना बहाना था, उम्र दराज हो चुके थे, हम उम्र दराज हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अगर कास्टिज्म पे ही वोट, कास्टिज्म पे ही टिकट देना था तो कोई कश्यप समाज का कोई और चेहरा, नया चेहरा देना चाहिए था। मुझे लगता है जातीय आधार पर उन्हें टिकट दिया गया है, परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें टिकट नहीं दिया गया। परफॉर्मेंस देखी जाती तो शायद कर्णदेव कंबोज की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर थी, उन्होंने इंद्री में ज़्यादा काम किए बनस्पत राम कुमार कश्यप के, तो वहाँ एक बड़ी चूक नज़र आती है। और क्या पार्टी देखती नहीं होगी आपका परफॉर्मेंस, कि आपने क्या रिपोर्ट कार्ड है, आपने कितना काम किया है, कैसे काम किया है? देखिए जो एनालिसिस है वो ये एनालिसिस होता है कि कौन कितना सीनियर है। मैं गांधी जी की एक बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि भाई वो इस तरह के कैंडिडेट हैं
पुराने हो चुके या बहुत सीनियर हो चुके, वो तो ठीक है, सीनियर भी बहुत हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी है, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं विशेष रूप से कि राम कुमार कश्यप राज्यसभा सांसद रहे, इनेलो में रहे, उनका बहुत एक्सपीरियंस है, काम करने का सबका अलग अलग तरीका होता है। और कश्यप उनकी बात से सहमत हूँ, जातीय समीकरण पर उनको वोट मिला है, मतलब कैंडिडेट बने हैं, लेकिन गाँव में जब जाओ तो उनकी सजनता के, उनके बर्ताव के, उनके काम की आज भी चर्चा है, क्योंकि इंद्री का जो इलाका है, गाँव गीड़ सब सिस्टम जिस इन इलाकों से जुड़ा हुआ। लेकिन बाढ़ जब आती है तब तो गांव के गांव डूब जाते हैं, पब्लिक परेशान होती है। मैं आपको बताना चाह रहा था, ये बात बिल्कुल सही है कि कर्णदेव कंबोज के मुकाबले में इनका थोड़ा काम कम माना जा सकता है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जहां व्यवहार की बात आती है, जहां काम की बात आती है, लोगों के काम, उनके मिलने मिलाने के काम, व्यवहार के काम उनके लोगों के हुए हैं। आपको लगता है? ग्रेस मार्क मिला है उनको, जैसे आपने देखा भी ग्रेस मार्क मिले थे मेडिकल की परीक्षा में और 720 नंबर आ गए थे, तो इनको ग्रेस, वहां तो पेपर लीक की चर्चा थी, इन्हें पेपर लीक की चर्चा थी, तो यहाँ पेपर लीक हो गया था पहले ही, या पेपर लीक हो गया था समझ लीजिए आप, और पेपर लीक की वजह से ग्रेस मार्क मिले इन्हें। क्योंकि देखिए राम कुमार कश्यप की क्या खूबी है, साहिल जी कह रहे हैं कि सजनता है, तो हम कोई बदमाश लोग थोड़ी हैं, या दूसरे लोग हैं वो बदमाश थोड़ी हैं, पार्टी में जो और लोग टिकट मांग रहे हैं वो बदमाश थोड़ी हैं, कोई बंदूकें उठा के थोड़ी घूमते रहते आपके हैं। हिसाब से कर्णदेव कंबोज एक उनसे बेहतर चेहरा हो सकता है? देखिए एक्टिव ज्यादा थे वो राजनीति में, देखिए राजनीति में एक्टिव होना बड़ा जरूरी है। अगर आप एक्टिव नहीं हो, तो अगर आप ढीले हो, ढीले चलते हो, फिर आप कैसे दौड़ सकोगे, कैसे मैदान में दूसरे के साथ मुकाबला कर सकोगे? जनता तय करेगी वो अच्छे उम्मीदवार हैं या नहीं, वो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन असंध विधानसभा क्षेत्र जहां पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है, संशय बरकरार है कि कौन होगा बीजेपी का उम्मीदवार। जिलेराम शर्मा, योगेंद्र राणा, वीरेंद्र सिंह चौहान, बख्शीश सिंह, इसके अलावा भी एक लंबी फेहरिस्त है। पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, ये 4 नाम सही लिए या कोई और भी आपके जहन में? नहीं, यही 4 नाम प्रमुख हैं। और प्रबल दावेदार? प्रबल दावेदार तो जिलेराम जी को माना जा रहा है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का आशीर्वाद उनको लगता है। चीफ मिनिस्टर के काम में जब चुनाव था लोकसभा का, तो उन्होंने मेहनत भी करी थी, और जहाँ जहाँ उनका स्वागत हुआ उसमें चीफ मिनिस्टर माना अभी जिलेराम जी की अपनी अप्रोच थी, जनता के साथ संपर्क था। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखनी पड़ेगी इस चुनाव में, शमशेर सिंह गोगी से मुकाबला होगा। कांग्रेस का कैंडिडेट वो निश्चित है। जब भी बीजेपी का कैंडिडेट बनेगा तो गोगी इलाके में एक्टिव भी रहे, गोगी बोलते भी खूब ठक हैं, और असेंबली में भी दबंगता से बोलते थे, और उन्होंने बड़ा प्रयास किया कि ये जिला बने असंध। वो जिला बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो गर्भ में लटका रहा है। लेकिन जिलेराम शर्मा भी तो कांग्रेस से ही गए हैं, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक टाइम काफी नजदीक ही रहे। आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूं, जो पंडित जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री की गुड बुक में है। कर्णदेव कंबोज के बारे में कहा जा रहा था मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोनों की गुड बुक में है, और गुड बुक से कब बैड बुक में चले गए पता नहीं लगा। और कर्णदेव कंबोज ने सुबह मुख्यमंत्री को फोन किया, भी मेरी टिकट काट दिया है। उन्होंने कहा मुझे मत, वो अचंबा जताया, उन्होंने कहा टिकट नहीं मिली आपको, मैंने तो नाम भेजा था आपका। फिर उन्होंने बयान दिया आप तो रबड़ स्टैंप है, अगर आपको यही नहीं पता मेरी टिकट कट गई है तो आप किस तरह के मुख्यमंत्री हो। उन्होंने बकायदा मीडिया में ये बयान दिया है। तो ये गुड बुक बैड बुक जो होती है, कब गुड बुक बैड बुक में बदल जाती है, डेबिट कब क्रेडिट हो जाता है। आपको पता होगा कि आपके खाते में पैसे पड़े हैं, एक फोन कॉल आती है और वो OTP आप नंबर दे देते हो, सारा पैसा निकल जाता है। लगातार कॉल चल रहे हैं, मीटिंग जा रहे हैं लोग मिलने के लिए दिल्ली के अंदर, हमारी टिकट हो जाए। ये साइबर क्राइम हो रहा है भाजपा में, ये एक तरह से साइबर क्राइम हो रहा है। टिकटें किसी का नाम होता है, कोई कटा ले जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन सा उम्मीदवार असंध के लिए बीजेपी का मजबूत होगा जो उन्हें मैच विन करवा सकता है? देखिए 3 नाम 4 नाम जो अभी बोले गए हैं, उसमें जिलेराम शर्मा का नाम है, उसमें योगेंद्र राणा का नाम है, उसमें बख्शीश सिंह का नाम है, उसमें जो आपने बताया वीरेंद्र सिंह का नाम है। तो सभी नामों के बाद मैं जो मानता हूँ वो जिलेराम शर्मा और योगेंद्र राणा को, दोनों को मानता हूँ मैं। जिलेराम शर्मा को इसलिए मानता हूँ, जिलेराम शर्मा ग्राउंड पे वर्क है, कांग्रेस में रह के उन्होंने काम किया, मेहनत की, और लोगों से जुड़े हुए हैं, वो लोगों से जनप्रिय नेता हैं। लेकिन दूसरी बात है कि वो कांग्रेस से गए हैं, भाजपा उन पर कितना विश्वास जताती है, बड़ी अलग बात है। मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा। बात यह है कि भाजपा ये देख रही है कि देखिए मुझे लगता है
कि जिलेराम शर्मा ग्राउंड पे मजबूत आदमी है, लेकिन मुझे लगता है सेंटर ने कुछ और सोच रखा है, नहीं तो टिकट उनकी कल डिक्लेयर हो जाती। भाजपा 8 ब्राह्मणों को टिकट दे चुकी है, 2 राजपूतों की टिकट काट दी गई है, तो ये एक बड़ी बात है। कहीं ऐसा ना हो कि एक मंत्री की भी टिकट कटी है जो राजपूत समाज हाँ, से। तो वो भाजपा ये देख रही है कि कभी जिलेराम शर्मा कहीं और ना चले जाएं, कहीं और ना निकल जाएं, कभी आजाद ना ताल ठोक दे, तो वो शायद मौका नहीं देना चाहते और इसलिए इसको लटका के रखा गया। थोड़ा सा वेट किया गया है असंध की सीट पर। ऐसे ही तमाम चर्चा आगे भी लगातार जारी रहेगी। आप बने रहिएगा अभी अभी ब्रेकिंग के साथ। हम पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट आपको अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देते रहेंगे। इंतजार है कांग्रेस की लिस्ट का भी, इंतजार है बीजेपी की दूसरी लिस्ट का भी, लेकिन करनाल के जाते जाते 4 उम्मीदवार करनाल जिले के बताते जाते हैं आपको। जगमोहन आनंद करनाल से उम्मीदवार होंगे, घरोंडा से हरविंदर कल्याण, रामकुमार कश्यप इंद्री से, और जो नीलोखेड़ी विधानसभा है वहां से टिकट दिया गया है भगवान दास कबीर पंथी को। लेकिन असंध पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है, वो कब हट जाएगा ये भी थोड़े ही समय में पता चल जाएगा। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।